प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बोरीवंशी। आज हम कक्षा 12वीं का एक सबसे इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर में यह जो पेपर है बोर्ड की तरफ से हमें दिया गया है। इसमें केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 विषय भौतिक शास्त्र। ठीक है, तो इसमें जो अपन देखते हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 घंटे का समय रहेगा और 70 मार्क्स हैं। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें सभी प्रकार से बतलाया गया है कि किस प्रकार से जो पेपर जो है अपन से पूछा जाएगा। 2-2 नंबर के कितने अंक रहेंगे, 3 नंबर के कितने अंक रहेंगे और 4 अंक के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो पेपर है इसे अपन बहुत आसान तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। इसमें देखा जाए तो जो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो है पहला है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसमें जो 4 विकल्प अपन को दिए गए हैं, पहला है अनंत, दूसरा है शून्य, तीसरा है एकांक और चौथा है त्रिज्या के बराबर। इसका जो सही ऑप्शन है वो कितना है? शून्य है। सही ऑप्शन क्या है? शून्य। ठीक है, दूसरा है धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो कितना होता है? दूसरा क्या? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर क्या स्क्वायर। तीसरा है, यदि देखा जाए तो किस यंत्र या उपकरण में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है? पहला वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। यानी वोल्टमीटर में जो है धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जो है श्रेणी क्रम में क्या है? जोड़ा जाता है। यदि निम्न प्रतिरोध का तार बोलता और समांतर क्रम में बोलता तो अपन वहां पर क्या किसका निशान लगाते? वहां पर अमीटर का निशान लगाते। ठीक है, अगला इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाठीन धारा होती है। यदि परिपथ जो है तो इसमें केवल क्या होती है? कुंडली। केवल क्या होती है? कुंडली। जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, केवल आर यानी प्रतिरोध, केवल एल यानी कुंडली, आर एल यानी प्रतिरोध और कुंडली दोनों, आरसी का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिरोध तथा संधारित्र, ये दोनों। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? केवल कुंडली होती है। ठीक है, अगला है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त जो है किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है ओमेगा बराबर 2π/t, दूसरा ऑप्शन दिया गया है c बराबर 2π, तीसरा ऑप्शन दिया गया है c बराबर p/t और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है k बराबर 2π/ कितना t। इसका जो सही ऑप्शन है k बराबर 2π/ कितना t। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है ज्ञात किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के वेग से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश के आयाम से, तीसरा जो दिया गया है प्रकाश की आवृत्ति से और चौथा दिया गया है ध्रुवीकरण की स्थिति से। तो इसका जो सही आंसर होता है प्रकाश का जो रंग है उसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? आवृत्ति से। तो इस प्रकार से ये जो विकल्प थे वो अपन को दिए गए थे। अब अपन अगला लेकर चलते हैं। इसमें देखें तो दूसरा जो आया था वो क्या था? रिक्त स्थान। ठीक है, दूसरा क्या था? यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आया था कि पहला जो ऑप्शन दिया गया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कांच के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अवतल लेंस। कौन से लेंस? अवतल लेंस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है, दूसरा है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होता है फ्राउनहोफर विवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। एक फोटॉन का पूछ लेता है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है? 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है,
9.11 गुणित 10 की घात ऋण 31 क्या किलोग्राम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। यदि इसी में यदि ये पूछ लेता कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है, खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ होता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चौथा है इसके बाद का है ई जो है, खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। खालिस्तान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये कहला जाती है, यह जो प्रक्रिया है ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलते हैं और भारी नाभिक क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगला है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खालिस्तान जाता है। तो जब हम अर्धचालकों पर अशुद्धि मिलाते हैं तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन अगला देखते हैं। अब आते हैं जो तीसरा है वो सत्य असत्य है। तीसरा क्या है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है सत्य असत्य के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। तो ये क्या है, न्यूनतम नहीं होती, क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये कथन क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है, यानी ये सही है। ठीक है, अगला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है, यानी क्षारीय धातुएं ही प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अगला है व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। तो ये भी क्या है, सत्य है कि दो जो व्यतिकरण की जो फ्रिंजें होती हैं वो क्या होती है, समदूरस्थ होती हैं, यानी उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो लगभग क्या होती है, बराबर होती है। फिर यहाँ पर अगला है जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो बढ़ जाती है ये गलत है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, चलिए अब इसके पश्चात आती है इसमें क्या, इसकी सही जोड़ियां। तो अपन सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, चौथा है स्तंभ आ स्तंभ बा, और ये अपन को दिए गए हैं जैसे खगोलीय दूरदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी इसकी आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, चालक का ऊर्जा घनत्व, और यहाँ पर क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो चलिए अपन इसकी सही जोड़ियां देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, -F0/Fe, -F0/Fe, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पांचवा। ठीक है, दूसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है ये वाला ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। कितना है, 1+D/F। ठीक है, फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। कितना, -V0/U0 कोष्टक में 1+D/UE। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है चालक का ऊर्जा घनत्व। तो चालक का जो ऊर्जा घनत्व है वो कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, सही है। फिर अगला आता है चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 1/2CV², यानी तीसरा ऑप्शन सही है, 1/2CV²। ठीक है,
अगला है विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स का मान इसका यही सही है, ई डी एस कॉस थीटा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कितना कॉस थीटा, ई इंटू डी एस इंटू कितना कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये अपनी सही जोड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सही जोड़ी थी। अब अपन अगले की ओर चलते हैं। अगला जो था अपना इसके बाद का है, इसके बाद का था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें पहला जो पूछा गया था, किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, यह कैसा पदार्थ है। तो यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋण 0.5 है तो यह जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ, या इसे मैग्नेटिक या अनुचुंबकीय क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। ठीक है, अब तीसरा है प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखिए। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रेरण प्रतिघात का मान जितना अधिक होगा कोणीय आवृत्ति का मान भी उतना ही अधिक होगा। प्रेरण प्रतिघात का मान जितना अधिक होगा कोणीय आवृत्ति का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिघात है वो समानुपाती होती है किसके, आवृत्ति की, किसके, आवृत्ति की। ठीक है, फिर है धारा का वर्ग माध्यमूल मान एवं शिखर मान में संबंध ज्ञात कीजिए। तो धारा का वर्ग माध्यमूल अर्थात IRMS वर्ग माध्यमूल यानी रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू धारा का शिखर मान अपान कितना, √2। ये इनमें क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, अब है विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, कहीं पर वह कण की भांति व्यवहार करता है तो कभी वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली जो परिघटनाएं हैं उसमें जो पहली परिघटना होती है वह होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और दूसरी जो यहाँ पर परिघटना देखी जाए तो वो होता है कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, इसमें जो है प्रकाश ये दर्शाता है कि जो प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब अपन छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस हैं। किसी विगलित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? या इसके अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती, क्यों? एक बात आप लोगों को बतला दें कि इन सभी जितने भी प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें, इन सभी के ऑप्शन या इन सभी के जितने भी आंसर हैं वो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर जरूर देखिएगा। ठीक है, सातवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये देखा जाए कि विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अथवा में आ सकता है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए एवं इसका SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, तो इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इसके जो अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन हो गए। अपन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अपन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संधारित्र दृष्ट धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इसके जो अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला है 10वां जो क्वेश्चन है, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो अपन जानते हैं कि सबसे कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कौन सी है? रेडियो तरंग है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति की कौन सी है? गामा तरंग है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन बना लेते हैं, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य ही पूछा जा सकता है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? गामा तरंग की होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यहाँ पर रेडियो तरंग, जबकि यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम आवृत्ति, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है। उसका एक जो उपयोग है तो टीवी टावर, एंटीना आदि के प्रसारण में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, अब विस्थापन धारा को विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 11वां है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों? ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर पूछा जा सकता है। अगला है, नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा सकता है बोर्ड द्वारा। चूंकि ये जो पेपर है ये अपन को दिया गया है, अभ्यास प्रश्न दिया गया है पहले से 2025 में, तो अपन देखते जाते हैं और इससे स्वाभाविक है इससे अनेक क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर आएंगे। आप लोग इनके जो आंसर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाएगी उससे देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है 12वां क्वेश्चन है, निज एवं बाह्य, निज अर्धचालक या नैज अपन अर्धचालक भी कहते हैं और बाह्य अर्धचालक जिसे अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, में कोई 2 अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब इसके अथवा पूछा जा सकता है कि पी प्रकार का एवं एन प्रकार के चालकों में कोई 2 अंतर लिखिए। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है और परीक्षा में इसके आने के चांस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन है जो 3 नंबर से यहाँ से शुरू होंगे, विद्युत धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ के नियमों को लिखिए। तो किरचॉफ के नियम से संबंधित भी अपन एक वीडियो बनाए थे, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके उसमें देख सकते हैं, उसके प्ले बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाते हुए उसका सिद्धांत स्थापित कीजिए। तो इसका भी अपन जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसके बाद अपन देखते हैं 13वां क्वेश्चन के बाद 14वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम का सदिश रूप लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल रिपीट होने के चांसेस के ज्यादा हैं। इसी प्रकार जो एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, यह भी जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा फिजिक्स में जो है 2024 में पूछा गया था और इसके आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो बोर्ड की तरफ से जो अपन को जो पेपर जो प्राप्त हुआ है अभ्यास प्रश्न, इसमें जरूर जो है यदि इसको दिया गया है तो स्वाभाविक है यानी रिपीट होने के इसके कुछ चांस रहेंगे। 15 जो क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कोई 4 आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें लिखिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसी के अथवा में दिया जाएगा कि प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है 16 जो क्वेश्चन है वो है, डी ब्रॉगली तरंग क्या है? डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग समीकरण स्थापित कीजिए। ये भी 3 नंबर का जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके जो अथवा में है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के 2 नियम लिखिए। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन 17वें क्वेश्चन की ओर। तो जो 17वां क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पर पीएन संधि डायोड का अग्रवर्ती
तथा पश्चाविनीति में विद्युत परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाते हुए लिखिए। और इसके जो अथवा में दिया गया है, दिष्टिकरण क्या है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, कार्यविधि, निवेशी तथा निर्गत सिग्नल का तरंग रूप। चूंकि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था अर्ध तरंग का, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा पूछा गया था, अर्ध तरंग का। तो इस साल पूर्ण तरंग जो है इसके आने के चांस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और चूंकि ये अभ्यास प्रश्न में दिया भी गया है तो स्वाभाविक है ये आ भी सकता है। अगला है 18वां जो प्रश्न है, यदि प्रकाश किरणें N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गोली अपवर्तक पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, तब सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर यानी कुल मिला के गोली, यहाँ पर गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है म्यू माइनस 1/r, यानी N1 माइनस N2/r इक्वल टू वहाँ पर होता है म्यू अपान वी माइनस 1/u। तो यहाँ पर है N2/v माइनस N1 कितना u। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। चलिए और अपन देखते हैं। अगला है खगोलीय दूरदर्शी। पिछले साल जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछा गया था, तो इस साल ये संयुक्त या फिर खगोलीय के आने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए जबकि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है 19वां जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C एवं R श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें से गणना करना है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। इसमें है पहला परिणामी विभवांतर, दूसरा है प्रतिबाधा, तीसरा वोल्टेज एवं धारा के मध्य कालांतर है यहाँ पर, और चौथा है विद्युत धारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। क्या, पहला सिद्धांत, दूसरा नामांकित रेखाचित्र और तीसरा है परिणामन अनुपात का सूत्र। ये जो इसका भी अपन एक वीडियो बनाए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे भी, क्योंकि ये अपने थ्योरी में भी है और प्रोजेक्ट में भी है, इसके आने के चांस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है अपन को कुछ ना कुछ नंबर अवश्य देता है, तो इसको भी अपन तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला है 20वां जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, वैद्युत द्रुतों के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये अक्षीय स्थिति ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले अध्याय की है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक है ये भी अपन समझा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। 20वां जो प्रश्न है, और आगे देखते हैं अपन। आखिरी क्वेश्चन है, समांतर पट्ट प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो था लेकिन बीच में परावैद्युत माध्यम था, और इस साल सीधे सीधे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है और धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ये जो पेपर है वो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 प्रश्न, और इनके आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को जरूर याद करें, क्योंकि यह जो पेपर है बोर्ड की तरफ से दिया गया है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभ्यास प्रश्न है और ये जो है 2025 का है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न फिजिक्स का कक्षा 12वीं का। तो इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। अपन इसके बाद हर टॉपिक वाइज और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छी तैयारी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जितने भी वीडियो हैं वो देखना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सभी की अच्छी तैयारियां चल रही होंगी, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।